नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं अनिल कुमार शर्मा स्टडी पुर क्लासेस परिवार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज से आपकी संस्कृत की कक्षाएं जो कक्षा 6 से 10 के लिए मैं शुरुआत में ग्रामर से शुरू करूंगा, व्याकरण से शुरू करूंगा, जो हमारी बिल्कुल 0 लेवल से शुरू होगी। कक्षा 6 से 10 के लिए सबसे पहले 0 लेवल से हम व्याकरण को शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम वर्ण विचार इस अध्याय को पढ़ेंगे। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण विचार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा किसी भी विषय की हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो या संस्कृत हो, किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उसके वर्ण विचार को अवश्य ही जानना चाहिए। बिना वर्ण विचार के हम किसी भी भाषा को सीखने में अक्षम होते हैं। जिस प्रकार एक किसान फसल बोने से पहले बीज को बोता है, बीज से ही फसल तैयार होती है, उसी प्रकार हर भाषा का जो बीज होता है वो वर्ण विचार होता है। बिना वर्ण विचार को समझे, बिना वर्ण विचार को पढ़े हम भाषा पर अधिकार करना चाहते हैं, यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। कोई भी छात्र कक्षा 10 का हो, 9वीं का हो या 7वीं का हो, वह बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि यह तो बहुत छोटी कक्षाओं का टॉपिक है, इसे हमें नहीं पढ़ना। वह उनकी सबसे बड़ी भूल है। कई मैंने छात्र देखे हैं जिनको सही प्रकार से स्वर और व्यंजनों का भी ज्ञान नहीं होता है। वह किस प्रकार से बिना स्वर व्यंजन के ज्ञान, बिना वर्ण विचार के ज्ञान, व्याकरण के आगे के जो टॉपिक होते हैं, संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि, इनका हमें ज्ञान भली प्रकार से नहीं होता है। वहाँ जाकर बच्चों को समस्या होती है। संधि भली प्रकार से नहीं समझ में आती है, कारक भली प्रकार से समझ में नहीं आते हैं, समास नहीं आते। उनका यही कारण होता है कि उनका जो वर्ण विचार नाम का जो अध्याय होता है, टॉपिक होता है, वो क्लियर नहीं होता है। तो हम सबसे पहले वर्ण विचार को पढ़ेंगे। वर्ण विचार के अंतर्गत सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या होती है। भाषा वह माध्यम होती है, भाषा एक वह साधन होता है जिसके माध्यम से सभी मानव या सभी प्राणी अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हमारे अपने मन के भावों का आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा कहलाती है। तो भाषा की परिभाषा देखेंगे सबसे पहले। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भाव, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा कहलाती है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों को, अपने विचारों को
एक दूसरे से परस्पर आदान प्रदान करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे के दूसरे के भावों को हम समझ सकते हैं और अपने भावों को दूसरों को समझा सकते हैं। यही भाषा का सार्थक अर्थ होता है। भाषा मूल रूप से ध्वन्यात्मक रूप में होती है। भाषा मूल रूप से अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? बोलना या उच्चारण करना। उच्चारण करना। भाषा का जो सबसे पहला रूप होता है वह मौखिक होता है। इसका वास्तविक अर्थ ध्वनि के रूप में ही होता है, मौखिक रूप में होता है। इसका वास्तविक अर्थ बोलना या उच्चारण करना ही होता है। दूसरा रूप इसका लिखित रूप भी होता है, तीसरा रूप इसका सांकेतिक रूप भी होता है। लेकिन अगर आपसे कोई सवाल करे कि मूल रूप से भाषा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, मौखिक, लिखित या सांकेतिक, तो हम वहाँ पर मौखिक को ज़्यादा महत्व देंगे, क्योंकि संसार में कई ऐसी भाषाएं हैं जिनको लिखा नहीं गया। हमारे इतिहास में कई ऐसी भाषाएं हैं जिनके लिखित रूप प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो बोली जाती थी। अर्थात उनका मौखिक रूप तो था लेकिन लिखित रूप प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भाषा का वास्तविक जो स्वरूप होता है वो मौखिक ही होता है, उच्चारण ही होता है, उसको बोलना ही होता है। इसलिए भाषा का वास्तविक स्वरूप क्या, वास्तविक अर्थ, वास्तविक स्वरूप क्या होता है? बोलना या उच्चारण करना। ठीक है। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि भाषा के पहला रूप होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। मौखिक का मतलब होता है बोल करके समझाना, और लिखित का मतलब मौखिक का रूप मतलब होता है बोल करके समझाना और सुन करके समझना। अर्थात वाचन और श्रवण इसके अंदर होता है। हम बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। और लिखित के अंतर्गत क्या होता है कि हमारे विचारों को लिखकर किसी को समझाना या किसी के विचारों को पढ़कर हम हमारे द्वारा समझना। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? एक तो होता है पठन और लेखन। जो कई विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होता है कि ये 4 प्रकार के कौशल भी होते हैं: श्रवण, पठन, वाचन और लेखन। तो जो शुरू के वाचन और श्रवण नाम के कौशल है वो मौखिक के स्वरूप होते हैं, और पठन और लेखन नाम के कौशल हैं वो लिखित के स्वरूप होते हैं। तीसरा एक प्रकार सांकेतिक रूप भी होता है, जिसमें संकेतों के माध्यम से हम भाषा का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन सांकेतिक को वास्तविक इसलिए नहीं समझा जा सकता क्योंकि कई बार कुछ संकेतों का हम तो समझाना कुछ और चाहते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसका अर्थ कुछ और ले लेता है, वहाँ पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए सांकेतिक भाषा को वास्तविक रूप से भाषा का स्वरूप नहीं माना जाता। अब आगे देखेंगे। हमने देखा भाषा। अब भाषा के अंतर्गत हम सबसे पहले भाषा जो होती है इसकी सबसे छोटी इकाई और यदि सबसे छोटी इकाई होती है किसी की तो उसकी सबसे बड़ी इकाई भी होती है। सबसे बड़ी इकाई। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण होती है, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वह वाक्य, या आप उसे वाच्य भी कह देते हैं। वाक्य या वाच्य होती है। हम सभी जानते हैं कि वर्णों से मिलकर शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों से मिलकर वाक्यों का निर्माण होता है।
तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए यह 3 सोपान होते हैं। सबसे पहला जो सोपान होता है वह वर्ण होता है। वर्ण सीखकर हम शब्दों पर आते हैं और शब्द सीखने के बाद में हम उस भाषा में वाक्य निर्माण करना सीख जाते हैं, और वाक्य निर्माण करना सीख जाते हैं तो हम उस भाषा पर अधिकार करना सीख जाते हैं। चाहे अंग्रेजी भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे अमेरिकन, किसी भी विश्व की किसी भी कोई सी भी भाषा हो, उसके यदि अगर इन तीनों चीज़ों को हमने सीखा है प्राथमिकता से, तो हम उस भाषा पर अच्छी प्रकार से अधिकार कर सकते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम वर्ण, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, उसे पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वर्ण की। तो वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में कहा गया है कि भाषा की सबसे छोटी या अंतिम इकाई को वर्ण कहा जाता है। जैसे इससे पहले हम एक चीज और देखेंगे कि वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षर भी कहा जाता है। अब अक्षर किसे कहते हैं? वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है, लेकिन अक्षर की संस्कृत में भी वर्ण की अर्थात अक्षर या वर्ण की और भी परिभाषा दी गई है। अक्षर को संस्कृत में कहा गया है कि नः क्षरन्ति इति अक्षरः, अर्थात जो और अधिक न टूटे, न नष्ट हो सके, उसे अक्षर कहते हैं। उसे अक्षर कहते हैं। अर्थात वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? जो भाषा की सबसे अंतिम इकाई होती है, जो और उससे अंतिम रूप से ना टूटे और उससे अधिक रूप से वो उसका नष्ट नहीं किया जा सकता उन्हें, वह सबसे अंतिम इकाई होती है, वह उससे और अधिक रूप में नहीं टूट सकता, उसे वर्ण या अक्षर कहा जाता है। आगे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि रामः विद्यालयं गच्छति। अब यह रामः विद्यालयं गच्छति, यह क्या है? यह एक वाक्य है। अब इस वाक्य में यह जो राम है, यह जो विद्यालय है, यह जो गच्छति है, ये सब क्या है? ये सब क्या है विद्यार्थियों? ये सब एक पद है। क्या है? पद। पद किसे कहते हैं? पहले इसके बारे में जानते हैं, पद किसे कहते हैं। शब्दों को जब वाक्यों में
प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहा जाता है। अर्थात शब्दों को जब वाक्य रूप में पिरो करके एक एक शब्दों को उठा करके वाक्य बना करके वाक्य बनाया जाता है तो उसे पद कहा जाता है। यानी वाक्य में प्रयोग होने वाला प्रत्येक शब्द ही पद कहलाता है। संस्कृत में सूत्र भी है सुख तिङंतम पदम, अर्थात सुबंतों को और तिङंतों को पद कहा जाता है। सुबंत अर्थात शब्द रूप संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। तिङंत अर्थात धातु रूपों को, यहाँ पर धातु रूप का प्रयोग हुआ है गच्छति, यहाँ पर संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है राम है, यहाँ पर अब अर्थात पद कोई भी व्याकरणिक कोटि का कोई भी हो सकता है, वह संज्ञा भी हो सकता है, वह जैसे ये कर्म है तो कर्म कारक भी हो सकता है, वह क्रिया भी हो सकता है, वह विशेषण विशेष्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब वो वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद कहा जाता है। अब वाक्य में प्रयोग नहीं करके उन्हें अलग अलग रख लिया जाए, जैसे मैं यहाँ कह दूं राम, यहां से मैंने राम है लिया यहाँ, तो ये क्या पद कहलाएगा? नहीं, इस समय यह क्या कहलाएगा? शब्द। लेकिन जब इस राम का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाएगा तो यह पद कहलाएगा। अब हमने देखा कि राम है विद्यालयम गच्छति में से हमने राम है शब्द लिया, तो हमने इस वाक्य को शब्द के रूप में तोड़ा, यानी राम है अलग कर दिया, विद्यालयम भी अलग कर सकते हैं, वैसे गच्छति को भी अलग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और छोटे रूप में। क्या हम अब इस राम शब्द को और तोड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इस राम शब्द को और तोड़ सकते हैं। हम लिख सकते हैं र आ म आ। अब क्या हम इसको और छोटे रूप में तोड़ सकते हैं? नहीं, अब हम इसको बिल्कुल और छोटे रूप में नहीं तोड़ सकते। तो जिसकी जो शब्दों की जो सबसे अंतिम इकाई होती है, भाषा की जो सबसे अंतिम इकाई होती है, वो क्या कहलाती है? क्या पढ़ा था हमने? वह वर्ण कहलाते हैं। तो ये सब क्या है? वर्ण है। र आ म अ, ये सभी क्या है? वर्ण हैं। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि वर्ण के भेद। हमने वर्ण की परिभाषा जानी, वर्णों को समझा कि वर्ण क्या होते हैं। अब हम प्रकार पढ़ते हैं कि वर्णों के प्रकार कितने होते हैं। तो वर्णों के संस्कृत में 3 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले स्वर वर्ण, जिनको हम अच वर्ण भी कहते हैं। दूसरा है व्यंजन वर्ण, जिनको हम हल वर्ण भी कहते हैं। और तीसरा होता है अयोगवाह। वर्णों के प्रकार में वर्ण 3 प्रकार के बताए गए हैं। स्वर वर्ण, जिनको अच वर्ण भी कहा जाता है, व्यंजन वर्ण, जिनको हल वर्ण भी कहा जाता है, और अयोगवाह। अब हम आगे सबसे पहले स्वर वर्ण को पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है स्वर वर्ण। हम सबसे पहले स्वर वर्ण की परिभाषा देखते हैं कि स्वर वर्ण कहते किसे हैं। तो स्वर्ण वर्ण वे वर्ण कहलाते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। संस्कृत में इसके लिए कहा गया है कि स्वतः राजन्ते इति स्वराः। स्वतः यानी स्वतंत्र रूप से, स्वतः का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से। राजन्ते यानी जो विराजित होते हैं या उच्चरित होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं।
वे स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य दूसरे किसी भी वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्ण स्वतः राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से विराजित होते हैं, अर्थात वे स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, उनको उच्चारण करने में किसी भी प्रकार के अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। स्वर वर्ण संस्कृत में संस्कृत वर्णमाला में कुल 13 स्वर वर्ण होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं? उनकी संख्या कितनी है? 13। अब हम आगे स्वर वर्णों के भेद पढ़ते हैं। स्वर वर्णों के प्रकार या भेद। तो स्वर वर्णों के भेद में हम पढ़ेंगे, सबसे पहला होता है ह्रस्व स्वर। दूसरा इसका प्रकार होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा इसका प्रकार होता है प्लुत स्वर। स्वर के कितने भेद बताए गए हैं? 3। स्वर वर्णों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्यारे विद्यार्थियों, अब आप सभी को इससे पहले जो मैंने पढ़ाया है उसे पढ़ना है, और इससे आगे आपको पुस्तक में या कहीं पर भी आपको मिलता है उसे पढ़ करके आना है। हम इससे आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।